अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। हमारे माशरे में अक्सर लोग जुर्म कर देते हैं और अगर वो जुर्म संगीन हो तो कोर्ट उनको फांसी की सज़ा सकती है। लेकिन ये फांसी दी किस तरीके से जाती है और इसका क्या तरीक़ेकार आज के प्रोग्राम में हम आपको तफसीली तौर पर बताएंगे। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल में मेरे साथ इस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं और अभी इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं यूसुफ साहब के ये सेंट्रल जेल में हम आ गए हैं और आज का जो आपको पता है हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा फांसी के हवाले से है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा होता है यहाँ पे एक एनवायरनमेंट, थोड़ा सा हमें बताएं। लोग कितना वो होते हैं और जब फांसी के हवाले से कोई चीज़ होती है तो कैदियों के ऊपर कैसा खौफ तारी होता है। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को और आपको भी। देखिए, साथ सेंट्रल जेल कराची के अंदर इस वक्त तकरीबन ठीक ठाक कैदी जो सज़ाए मौत के भी हैं, कन्विक्टेड कैदी भी हैं। और सज़ाए मौत का कैदी से मुताल्लिक़ मैं आवाम को, जो लोग, जो यूथ हमारी शौक़ में जराइम करने पे मजबूर हो जाते हैं या एडवेंचर के शौक़ के अंदर वो जराइम कर रहे हैं, तो उनको ये दिखाना, उनके लिए निशान इबरत बताना हमारा मेन मकसद है आपके साथ प्रोग्राम करने का। साथ साथ जेल काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, इसलिए कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। ये कह देना कि जेल आ गए और हमने काट ली और ये मर्दों की जगह, जैसे मैंने सुना है लोगों कहते हैं कि जेल तो मर्द काटते हैं मर्दों के लिए, तो जेल मर्दों के लिए नहीं है। जेल असल आज़ादी की उनको कीमत ही नहीं पता, तो वो इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें कर रहे होते हैं। आज़ादी की असल कीमत तो जेल में आने के बाद उनको पता चलती है कि जनाब असल में हम क्या मिस करके आ गए। तो सज़ाए मौत का कैदी जब उसको सज़ा अनाउंस हो जाती है ना, तो उस वक्त अनाउंस करने वाले जज को भी एक तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन जो उसके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो उसको सज़ा उसी सबूत की बुनियाद पे दे रहा होता है। और अमूमन होता ये है कि जब आप घर में रहते हैं, बाहर की दुनिया में रहते हैं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि आज़ादी चीज़ क्या है। और जब यहाँ आके कैद में आते हैं तो उनको पता चलता है कि बेसिकली आज़ादी कहते हैं कि सबसे बड़ी नेमत जो आप कह रहे हैं, पता चलता है। ये भी बताएं मुझे, जैसे फांसी के हवाले से जिस तरीके से अभी आप हमें बताएंगे, हम फांसी घाट जा रहे हैं, तो फांसी के हवाले से जब कोई किसी कैदी को पता चले कि उसको फांसी होने वाली है, तो वो थोड़ा सा बताएं। जो आप बता रहे थे कि लोगों के ऊपर कैसा खौफ तारी होता है जो यहाँ क्रिमिनल्स हैं। देखें, फांसी की सज़ा जिसको अनाउंस तो हो रही है उसको नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा उसकी पूरी फैमिली के लिए अज़ाब का बायस बनती है, शर्मिंदगी का बायस बनती है। ये बात मेरी बड़ी गौर तलब है कि वो कैदी जिसको फांसी की सज़ा अनाउंस हुई उसको तो मतलब फांसी मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरा घराना भी तबाह हो जाता है। उसको जीते जी रोज़ जीना, रोज़ मरना पड़ता है। क्यों? कि लोगों के ताने तिशने सुनना पड़ते हैं। तो साथ साथ कोई भी अगर जुर्म की तरफ जा रहा है या जुर्म कर रहा है, तो साथ साथ अगर उसको ज़रा सा भी एहसास ज़िंदा है तो वो ये सोचे कि उसके घर वाले उससे ज़्यादा अजाब झेल रहे होते हैं। हमारे माशरे में ताने देना सबसे आसान काम है। किसी के ऊपर तनकीद करना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, कीचड़ उठाना, ये सबसे आसान तरीका है। बस सबसे आसान काम है। जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता वो सबसे ज़्यादा यही काम कर रहा होता है। तो वो ये सोच ले कि वो अपने घर वालों के लिए अजाब छोड़ के जाएगा। चलें अब हम आगे चलते हैं और फांसी घाट की तरफ जाके आपको मज़ीद दिखाते हैं कि फांसी देने का क्या तरीक़ेकार होता है। तो अब मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मुजरिम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेता है। मेरा मकसद है फांसी घाट। और अब मोहम्मद यूसुफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं, इनसे हम बात करते हैं। अब मुझे बताएं कि अब ये फांसी घाट है, क्या प्रोसीजर होता है वैसे जब किसी कैदी को फांसी दी जा रही होती है, तो क्या आप लोगों की एक लीगल प्रोसीजर है, उसको किस तरीके से क्या करते हैं जब फांसी देनी होती है। साथ देखें, जिस वक्त उसका ब्लैक वारंट इशू हो जाता है तो उसको हम तमाम कैदियों से, यानी जो उसकी बैरक के अंदर कैदी है, उन तमाम लोगों से सज़ाए मौत की बैरक से निकाल के उसको एक अलग खोली होती है, यानी एक छोटा कमरा होता है जिसको खोली कहा जाता है जेल की लैंग्वेज में। उसको वहाँ रखा जाता है। एक हफ़्ते पहले तमाम उसका मेडिकल चेकअप होता रहता है, प्रॉपर वे में होता है, रूटीन में नोट किया जाता है। और उसके बाद जब जो टाइमिंग लिखा होता है सज़ाए मौत का,
उस टाइमिंग में उसको यहाँ लाया जाता है और उसको यहाँ लाने के बाद मौजूद इस वक्त यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर भी मौजूद होते हैं, अफसरान भी जेल के मौजूद होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद होते हैं, डॉक्टर साहिबान भी मौजूद होते हैं और उसका जो टाइम फिक्स होता है उसी टाइम में उसको जो है सज़ाए मौत के लिए फंदे पे लटका दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अब आप कोई कैदी है, उसको पता चल गया कि उसको चंद दिन बाद, एक हफ़्ता जो आपने बताया, अब ड्यूरिंग उस पीरियड के अंदर अगर वो कैदी जो है उसको बीपी का कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको जब आप अलग करते हैं उसको बता देते हैं कि भाई एक हफ़्ता है मज़ीद तुम्हारी ज़िंदगी, जो उसको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो जाता है। अब उसको पता है और मीनवाइल अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है या वो बेचारा डर से ही, खौफ से ही उसको कुछ हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है? अंडर ऑब्जर्वेशन हम इसीलिए रखते हैं उसको कि तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको प्रॉपर वे, लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है वो ज़्यादातर जितने भी प्रिजनर्स जिनका सज़ाए मौत हुई है तो वो रुजू अल्लाह से लाजमी करते हैं, वो नमाज में ही रहते हैं, सजदे में रहते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद यही होती है कि शायद मुखालिफ माफ़ कर दे या उनकी सज़ा जो है उनकी रुक जाए, अल्लाह को किसी तरह राज़ी कर लें, क्योंकि उनको आगे मौत नज़र आ रही होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जिसने जो जुर्म किया है तो उसको दुनिया में दिखाएगा, सज़ा देगा। तो इसलिए कहते हैं, पहले से हम रोकने की कोशिश करते हैं, आपके चैनल्स के तवज्जुह से हम दोबारा यही कहते हैं और कहते चले आए हैं कि जुर्म से दूर रहें, जुर्म से बचें, अपनी फैमिली को भी उससे बचाएं, इसलिए कि आप जुर्म करेंगे और सज़ा आपकी फैमिली भुगतेगी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, जो राइट डे होता है, जिस दिन फाइनल हुआ होता है कि भाई आज इसकी जो है डेथ सेंटेंस, इसको फांसी देनी है, तो उस वक्त कोई ऐसा आप लोग के पास मैकेनिज़्म होता है कि उसके कोई जो अगेंस्ट मुद्दई हैं जिनका बेसिकली केस है वो कहीं माफ़ कर दें, कोई फ़ोन कॉल्स या कोई इस तरह का प्रोसीजर होता है कि भाई एंड मोमेंट पे कोई ऑर्डर आ जाए कि भाई फांसी रोक दी जाए या कुछ इस तरीके के हवाले से? देखिए, ऐसे एंड मोमेंट पे फांसी रोकने का अभी तक तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ, और जो क्योंकि हम केयर टेकर्स हैं, अदलिया की तरफ से हमारे पास ये अमानत है और अदलिया के हुक्म के मुताबिक हमें तमाम चीज़ें उसी के हिसाब से करनी है। तो अगर कोई फ़ैसला होता भी है सज़ा रोकने का भी, तो अदालत की तरफ से आता है या प्रेसिडेंट की रिमिशन जो होती है, माफ़ी, अगर प्रेसिडेंट साहब को लास्ट इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के बाद उसको माफ़ करने का, अगर वहाँ से आती है तो ऑलरेडी ऑफिस में फ़ोन आ जाता है, तो टाइमिंग पता होती है। ऐसा नहीं होगा कि जी अभी 10:10 पे फांसी देनी है और 10:10 तक हम फ़ोन पे बैठे रहेंगे। वहाँ पे एक जो भी मुतल्लिक़ अफसर है उसके पास पहले से ही ये इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि हाँ भाई सज़ाए मौत रोकनी है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, बड़ी खौफनाक सी जगह लग रही है पीछे, जाहिर सी बात है ये जगह ही वही है जहाँ मुजरिम जो है वो आके आखिरी सांसें लेता है, उसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब आपने वहाँ पे एक हफ़्ता गुजारवा लिया, अब डे ऑफ डेथ सेंटेंस है, कभी ऐसा कोई आपके सामने यूसुफ साहब हुआ है कि कोई मुजरिम यहाँ आया हो, आके बेहोश हो गया हो? क्योंकि वो मौत इतना करीब से बंदा देखता है तो वैसी मौत से पहले ही उसकी मौत वाली कैफियत होती है। मौत से पहले मौत वाली कैफियत होती है। अभी तो काफ़ी अरसे से 2017 में लास्ट सज़ाए मौत जहाँ हुई थी, तो ऑब्वियसली इंसान है वो, तो उसको मौत तो नज़र आएगी ना, डरता तो वो है अंदर ही अंदर। लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि जी वो गिर जाए और वो यूँ हो जाए। मेंटली वो जो एक हफ़्ता होता है ना, उसमें वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, लेकिन जुर्म करने वाले को पता है कि उसने क्या जुर्म किया और ऊपर अल्लाह को पता है। मैं और आप तो सिर्फ क़यास आराइयाँ ही करते रहते हैं कि क्या ऐसा था या बेकसूर था या बेकसूर नहीं था। हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए देखा जेल के अंदर कि जी हाँ मुझसे ये गलती हो गई, ये काम हुआ था। लेकिन जब मीडिया आके खड़ा होगा या कोई वकील साहब या कोई जज साहब पूछ रहे होंगे राउंड के ऊपर, तो वो फ़ौरन डिनाई कर जाएगा। हम कहते हैं भाई ये, उसको ये उम्मीद होती है कि शायद मेरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं ऐसे या मीडिया के थ्रू जाएगा तो मेरी अपील नहीं होगी। हाँ, एक बंदा मैंने सज़ाए मौत का कैदी देखा था, जो आपको हैरत अंगेज़ तौर पे बताऊं कि वो रिलीज़ होकर चला गया। उसने मीडिया के आगे ही बैठ के कहा था कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझे आप माफ़ फरमाएं। उस लड़के को देखा मैंने, इतना बड़ा बारिश, उसकी दाढ़ी हो गई थी और अल्लाह से भी माफ़ी मांगता था। मैंने देखा नमाज़ पढ़ता था और वो हुआ कि इत्तेफाक हाई कोर्ट से उसका मैटर चला और उसकी शायद मुखालिफ जो फैमिली थी उसने माफ़ कर दिया और वो लड़का छूट के भी चला गया यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, जिस दिन जैसे आपने बताया लास्ट जो फांसी यहाँ दी गई है 2017 में दी गई है, अब जो बाकी कैदी हैं, ये वाली जगह है जहाँ जो बेसिकली फांसी घाट है, अब जब फांसी दे रहे होते हैं उस वक्त आपका ये ऑफिशियल अमला, पुलिस का अमला, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर में यहाँ मौजूद होते हैं। बाकी कैदी जो हैं, क्या उनके इल्म में ये बात लेके आते हैं आप लोग, या उनको बताया जाता है? दिखाया तो जाहिर सी बातें नहीं जाता, लेकिन बाकी कोई ऐसे कैदी हैं जिनको यह इल्म हो कि भाई हमारा फ़लाँ साथी उसने यहाँ सज़ा काटी, अब इसको जो है वो फांसी होने वाली है? देखिए, पूरी जेल में पता चल चुका होता
कि इसको फांसी होने वाली है, और फांसी होने के बाद भी पूरी जेल में सबको पता होता है कि उसको फांसी हो चुकी है। इवन ये कि कोर्ट से भी अगर किसी को सज़ा होती है ना कि फांसी की सज़ा लग गई है, तो पूरी जेल में पता होता है। अब तो मीडिया का दौर है, मीडिया पे वैसे ही टीवी पे आ जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ वल्द फ़लाँ फ़लाँ को फांसी दे दी गई है, फ़लाँ फ़लाँ वल्द फ़लाँ फ़लाँ को फांसी अनाउंस कर दी गई है। तो जिसके अंदर खौफ खुदा है ना, तो उसके अंदर ऑब्वियसली होता है कि एहसास हो रहा होता है कि हाँ, हमसे गलती हो गई, और वो नमाज़ें पढ़ पढ़ के अल्लाह से माफ़ी भी मांग रहे होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स भी दुआ कर रहे होते हैं, उनके बीवी बच्चे भी दुआ कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे कैदी कन्विक्टेड हैं जिनकी 25 साल सज़ा है, तो 25 साल। अब कल एक कैदी छूट के गया, 2 भाई बनते। अब मैंने जाते हुए उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारी वजह से जेल में आए थे या तुम्हारे भाई की वजह से? अच्छा, दोनों भाई जेल में थे और दोनों भाई अलग अलग रहते थे, दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो मैंने कहा भाई से मिल लिए? तो उसने कहा कि हाँ, मैं भाई से ज़रूर मिला गले में। तो मैंने कहा भाई के तासुर क्या थे? कह रहे वो रो रहे थे, वो कह रहे थे तुमने इम्तिहान दिए, तुमने पढ़ाई की, तो इसलिए तुम्हें रिमेशन मिल गई। मैंने इम्तिहान नहीं दी और इसलिए मुझे रिमेशन नहीं मिली। और साथ साथ क्या था, मैंने पूछा भाई से तुम बात करते थे, अलग अलग क्यों रहते थे? उसने कहा मैं जेल ही भाई की वजह से आया था। यानी उसके भाई ने भी वो सज़ा भुगती अपने भाई की वजह से। तो इसलिए मैं मुखातिब करके बार बार मीडिया के तवज्जुह से लोगों को ये कह रहा होता हूँ कि भाई आप जुर्म करते हो ना, तो उसकी सज़ा आपके घर वाले भी भुगतते हैं, आपके घर के मर्द तो भुगतते हैं, ख़वातीन भी भुगतती हैं। हमने ऐसे भी देखा है बहुत से लोगों को कि बहुत से लोगों के बहनों की डाइवोर्स हो गई कि भाई तुम्हारा भाई तो मुजरिम है। बहुत से लोगों की आपस में मियाँ बीवी की डाइवोर्स हो गई कि तुम तो ये करते थे। अगर वो जो भी था कि किया नहीं किया वो तो अल्लाह जानता है, उसको पता, लेकिन उसकी सज़ा पूरी फैमिली भुगतती है। तो जुर्म से दूर रहना चाहिए और जुर्म से बचना चाहिए। खैर, अभी हम फांसी घाट की तरफ चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब वो फांसी देने वाला एग्जैक्ट मोमेंट होता है तो उस वक्त क्या कैफियत होती है, और उस वक्त जो मुजरिम होता है और जो जल्लाद होता है जो उस मुजरिम को फांसी दे रहा होता है, वो सब क्या होता है बताते हैं आपको। तो ये वो जगह है जिसको कहना चाहिए कि जुर्म की सज़ा की आखिरी इंतहा है। और अब मुझे ये बताएं, ये जिधर जल्लाद भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। मुझे बताएं कि जब आपके पास मुजरिम यहाँ आ जाता है और एंड मोमेंट होता है, बिल्कुल उसको फांसी दी जा रही होती है, तो कौन सी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मेक श्योर कर रहे होते हैं और उसके बाद बस उसकी फांसी देना शुरू कर दी जाती है? असल में जैसे उसको लाया जाता है तो रस्से को हम तैयार करते हैं और उसको मक्खन लगाते हैं। पहले ही मक्खन में लगाया भी होता है, तो लाते हैं तो उसको मक्खन लगाते हैं। उसके बाद हम इधर रस्सी को टांगते हैं, फिर जो मुजरिम होता है उसको इधर खड़ा करते हैं इस तरीके से। फिर वो रस्सा होता है, उस रस्से से पहले उसको एक टोपला होता है जो ऊपर से पहनाया जाता है, फिर इधर खड़ा करते हैं। फिर डिप्टी साहब हमें हुक्म देता है, उसके बाद हमें लीवर को खींचते हैं और जैसे लीवर को खींचते हैं तो वो नीचे चला जाता है और वज़न जो होता है उससे डबल होता है कि ताकि वो उसको ऊपर ही खींच ले। तो उसके बाद 5 मिनट तक उसको छोड़ा जाता है। फिर डॉक्टर साहब आते हैं, मेडिकल तौर पर उसको चेक करते हैं। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर नीचे से उतार देते हैं उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो उसकी बॉडी होती है क्रिमिनल की, जब वो नीचे जाती है, तो ये जो हमारा गैप है जहाँ पे बॉडी जाती है, इसकी कितनी हाइट होती है? तकरीबन इसके 15 फुट की हाइट होती है। इसकी तकरीबन 15 फुट की हाइट होती है और उसमें कोई किसी भी कद का छोटा हो बड़ा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 15 फुट की तकरीबन हाइट होती है नीचे। जी, हमने जिस तरीके से अभी आपको दिखाया कि कराची सेंट्रल जेल में फांसी घाट में किस तरीके से अगर किसी कैदी को फांसी दी जाती है तो क्या तरीका होता है, और 1 हफ्ते पहले उसको अलग बैरिक में रखा जाता है। तो अभी हम चलेंगे DIG सेंट्रल जेल हसन सिद्दीकी साहब के पास और उनसे मज़ीद बात करेंगे सेंट्रल जेल के हवाले से कि सेंट्रल जेल में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिमिनल्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी, इस वक्त मेरे साथ कराची सेंट्रल जेल DIG हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा, 2017 में कराची सेंट्रल जेल आपने ज्वाइन किया बेसिकली, तो किस तरीके का अब तक टेन्योर गुजरा और लोगों का एक परसेप्शन है
शहरियों का कि कराची सेंट्रल जेल में जब कोई क्रिमिनल आता है तो वो यहाँ आने के बाद एक कैद में होता है। अब आप थोड़ा सा इस हवाले से रहनुमाई करें, बताएं कि उसकी कैद जो है वो बैरक में तो होती है, लेकिन उसकी अगर 5 साल 10 साल 15 साल की उसकी सज़ा है, उस सारे टेन्योर में उसके डेली रूटीन में क्या क्या होता है सेंट्रल जेल के अंदर, क्या क्या सिखाया जाता है उसको, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद भाई, ये कराची सेंट्रल जेल में आज की तारीख में 7350 कैदी हैं, जो कि बहुत काफ़ी तादाद में है। और मैं यहाँ 2017 में एज ए सुप्रीम, वैसे तो मैं 99 से इसी कराची जेल पे असिस्टेंट सुप्रीम, डिप्टी सुप्रीम, मलीर, लाड़काना, सखर सब में रहा हूँ। 91 की मेरी अपॉइंटमेंट है यहाँ पे एज ए सुप्रीम जेल। जो इंचार्ज होता है, जो पॉलिसी बना सकता है, वो मैं 2017 में आया। उसी दिन जिस दिन एस्केप हो चुकी थी 2 हाई प्रोफाइल कैदी भाग चुके थे, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, बहुत बड़े टेररिस्ट थे, और उसी दिन मुझे चाह दिया गया यहाँ जेल की एडमिनिस्ट्रेटिवली हालात बहुत ख़राब थी। जो ग्रुप्स हैं सियासी गैर सियासी, उनके जेल में आपको पता है कि सेटअप होते हैं कि हर किसी के नाम की बेरी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख़त्म हो गई। और डिसिप्लिन, सबसे पहले तो जेल को डिसिप्लिन में लाए, और जेल में कोई मतलब कोई सब शरीफ बंदे नहीं होते या सादे बंदे नहीं होते, हाई कोर्ट क्रिमिनल होते हैं यहाँ पे, मतलब सबसे बड़े कराची जेल में क्रिमिनल हैं। उनको पहले तो संभालना, उसके बाद आप देखें ये अमानतें हैं हमारे पास, हम कस्टोडियन हैं, ये कोर्ट की अमानतें, फैमिलीज़ की अमानतें, घर वालों की अमानतें, मुआशरे की अमानतें जो हमारे पास जेल में आए हैं। और डिस्ट्रिक्ट जेल में जैसे छोटे छोटे कैदी होते हैं, सेंट्रल जेलों में बड़े कैदी होते हैं, बड़ी सज़ाएँ, बड़े केसेस होते हैं, तो उनको सुधारना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वो झंडा उठाया कि भाई नहीं, ये हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं, इनको अच्छा शहरी बना के और अपनी फैमिली में और अपने सोसाइटी में वापस भेजना है। तो हमारे पास जो क्लासेस थे वो समझो बंद होने के करीब थे, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। मेरे स्टाफ ने, मेरे स्वीपर से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक, फिर ऊपर जो DIG IG मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट, वो हमारे साथ थी और इदारे हमारे साथ थे। हमने कोशिश की, क्लासेस को हमने वो रीओपन किया और कैदियों को हमने जाके समझाया बैरिक्स में कि आप अमानत तो अपने घर वालों की सबसे पहले। यहाँ बैठे बैठे 5 साल 10 साल एक बैरिक में पूरा दिन बंदा बैठा है तो वो मेंटली अपसेट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप यहाँ तालीम लो और एक स्किल्ड बन। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने देखा कि हमने फाइन आर्ट्स का, हमने दोस्तों से पैसे लेके उसका सामान पहले कैदियों को दिया कि आप काम सीखो। काम सीख गए और उसके बाद वो कमाने लगे। और आपने एग्जीबिशन ही देखी कराची आर्ट काउंसिल में कि वो 13-13 लाख एक कैदी ने कमाए, अपनी वालदा को उम्रा करवाया, अपनी बहन के शादी में उसको दहेज के लिए 3 लाख रुपए दिए। ये बड़ी अचीवमेंट है एक मुलाजिम की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है। और उसके साथ मुझे ख्याल आया कि हम सिंधी, उर्दू, इंग्लिश तो पढ़ाते ही हैं, तो आजकल चाइनीज़ का ज़्यादा कैदी जेल से निकले तो कम से कम उसको मजदूरी मिल जाए। तो मैंने एक अंदर जो है वो चाइनीज़ की अलखिदमत वालों को रिक्वेस्ट की, उन्होंने अरेंज किया है कि टीचर्स कराची यूनिवर्सिटी से लाए। हमने क्लास खोली और उसमें एडमिशन की कि कोई चाइनीज़ लैंग्वेज सीखे। तो वो चाइनीज़ की क्लास चल रही है, माशाल्लाह वो लैंग्वेज सीख रहे हैं और पास आउट हो रहे हैं। फिर हमें कराची सेंट्रल जेल में ख़ास करके, सब जेलों में, लेकिन कराची सेंट्रल जेल में किसी भी शोबे का टीचर चाहिए 1 महीने के लिए। उसके बाद ये खुद ही टीचर बन जाते हैं। इतने टैलेंटेड क्रिमिनल होते हैं कि वो टीचर बन जाते हैं। अभी वो बाहर का टीचर नहीं आता, ये खुद ही एक दूसरे को सिखा रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। फिर अभी मैंने कुछ अर्सा पहले अरेबिक का क्लास स्टार्ट करवाया कि जो दुबई सऊदी जाता है एक गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए, तो उसको बेसिक अरेबिक आनी चाहिए, उसको आसानी होगी मजदूरी मिलने में, करने में। तो वो भी चल रही हैं। बाकी तो कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह जो एक क्लास थी उसको हमने 3 क्लास में किया। इंग्लिश लैंग्वेज की 1 क्लास थी, 3 क्लास ऐसे फाइन आर्ट्स। और मतलब मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ फारिग बैठा होता हूँ, अंदर चला जाता हूँ, जाके म्यूज़िक की क्लास में बैठ जाता हूँ। म्यूज़िक की क्लास हमने स्टार्ट की है और आप अंदर से होके भी आए हैं, आप देखेंगे 2.5-3 करोड़ रुपए कैदी सालाना कमा के अपनी फैमिलीज़ को, जो मोती का काम होता है,
मोती के काम से 2.5 से 3 करोड़ रुपए कैदी सालाना कमा के अपने घरों को भेजते हैं। और पहले ये होता था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि घर से अपनी माएँ बहनें इनके पैसे लेके आती थी कि यहाँ जेल के खर्चे के लिए। अब जेल से वो पैसे लेने के लिए आती हैं। हर बंदा जो है अंदर से 10,000, 15,000, 20,000 कमा के अपनी फैमिलीज़ को महीने में एक दफ़ा दे देता है कि आप जाके। और मैंने इनको यही कहा कि भाई आपने जो मासूम बच्चा छोड़ के आए हो घर में, और वो एजेड एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग वालदा छोड़ के आए हो, उसका ख्याल रखो। उसके लिए यहाँ से आप कमाने वाला बंदा जो जेल में आ जाता है, उसका पीछे तो आपको पता है कि फैमिलीज़ ही सफ़र करती है। जिसको इन्होंने तकलीफ़ दी, जिसकी डकैती की, जिसका कत्ल किया, उसको तो तकलीफ़ इन्होंने दी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुश्मन होते हैं अपनी फैमिलीज़ के होते हैं कि वो रुल रहे होते हैं। कहाँ आजकल महंगाई के दौर में इनका गुजारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि 600-700 के लिए से हैं कि कमा के पैसे और अपने घरों को भेजते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लोगों का बड़ा परसेप्शन ऐसा होता है, जिस तरह से मैंने आपसे सवाल किया। अब मुझे ये बताएं हसन साहब के काफ़ी सारे कैदी ऐसे भी होंगे जो मर्डर केसेस में आए होंगे, हीनियस क्राइम के केसेस में आए होंगे। तो जब इस तरह की रेवोल्यूशनरी चेंज आप लेके आए, और यहाँ पे मैंने अभी जिस तरह से विजिट भी किया, तो यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि एकेडमिक्स की भी मेरे ख्याल में क्लासेस वगैरह हो रही हैं, करिकुलम भी हो रही हैं, सर्टिफिकेशन भी हो रही हैं, म्यूज़िक क्लासेस अलग हैं। मतलब जिसमें जो टैलेंट है उसके लिए आपने प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया हुआ है। तो इस रेवोल्यूशनरी चेंजेस के बाद जो जाहिर सी बात है, इंसान के बिहेवियर में भी बहुत चेंज आता है। अब एक क्रिमिनल है, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है, उसको आप जब वो सेंट्रल जेल आया और इस तमाम तर चीज़ों में मसरूफ़ होना शुरू हुआ, तो वो कैदियों से जब आपका इंटरेक्शन होता है तो वो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? कुछ ऐसी भी कोई हमें चीज़ बताएं कि जाहिर सी बात है आप मिलते होंगे कैदियों से जब, तो कोई कैदी ऐसा हो जिसने कोर्स किया हो, कोर्स करने के बाद वो रेवोल्यूशनरी चेंज और वो वाला मूवमेंट ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं, कैदियों का क्या ऐसा फीडबैक है इस सब के बाद? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मज़े की बात यह है कि ये जो जेलों की एक लाइफ है वो अलग से होती है। जेल में मेजॉरिटी वही कैदी आते हैं जो बाहर ना सुनते ही नहीं हैं, और वो आप किसी परिंदे को भी बंद कर देंगे तो वो पहले वो टक्कर मार के अपने आप को, वो उसका जो सर रहता है वो खून निकल आता है, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। और जब उसको पता चल जाता है कि ये जो पिंजरा है ये मजबूत है, मैं तोड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे भी ऐसे गुस्से में आते हैं। और जेलों की जो हिस्ट्री हैं, और ख़ास करके सेंट्रल जेलों के, सक्खर, हैदराबाद, कराची, पंजाब के जेलों में चले जाएँ, ये बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, बंद होते हैं, 2-2 साल तक वो सूरज नहीं देखते हैं, उनकी बेल कड़ियाँ लगी होती हैं, और उनको थोड़ा सा भी खोलो तो दूसरों को वो नुकसान देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने ये सिलसिला तालीम का शुरू किया है कि उसका ये फ़ायदा हुआ है कि वो कैदी जिनको बंदवाड़ में होना चाहिए था, जिनको सेल में बंद होना चाहिए था, खिड़की से उनको खाना देते, खिड़की से उनको पानी देते, वो हम उनके दरमियान होते हैं, वो हमारे दरमियान होते हैं। और वही कैदी बड़ी अच्छी म्यूज़िक क्लासों में हैं, वो कंप्यूटर सीख रहे होते हैं, वो फाइन आर्ट्स में पेंटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ किसी भी इवेंट पे मैंने 2-2 हज़ार कैदी इकट्ठे करके उनके बीच में जो है ना वो म्यूज़िक चल रहा होता है, डांस चल रहे होते हैं। हमें कोई खौफ नहीं होता कि ये कैदी हमें नुकसान देंगे। आज भी हमारे जो जेल की ज़बान में कहते हैं बंदवाड़, एक कैदी भी बंदवाड़। अच्छा मैं बताऊँ, कराची सेंट्रल जेल में सक्खर है, 100 कैदी भूख हड़ताल को होते हैं, हंगर स्ट्राइक पे होते थे। जैसे यूनिवर्सिटी में वीसी के ख़िलाफ़ करते हैं, तो यहाँ पे जेल सुप्रीम के ख़िलाफ़, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ करते हैं कि ये हमें राइट्स मिले और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 से एक बंदे ने भी कोई हंगर स्ट्राइक नहीं की, किसी ने कोई हमारे साथ लड़ा नहीं, हमारे ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि फिर सोसाइटी में यह है कि जो भी यहाँ कैदी आता है उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, मर्डर का इल्ज़ाम होता है, चाहे वो करके आता है वो एक सेकेंडरी बात होती है। इल्ज़ाम होता है कि इसने मर्डर किया, इसने मेरे पैसे खाए हैं, इसने मेरी चोरी की है। तो वो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो हमें अप्रोच करते हैं कि इनको ना मारो पीटो और इनको तकलीफ़ दो। क्यों? अच्छा ये कोर्ट में आ रहा है, सफ़ेद कपड़े, साफ़ कपड़े क्यों पहन के आता है? मैं उन्हीं दोस्तों को कहता हूँ जो किसी के रेफरेंस से बातें हैं, भाई बदकिस्मती से इसने आपको लूटा, आपका बंदा मारा है, आपकी चोरी की है, लेकिन मेरी ड्यूटी जो है वो अब ये है कि मैं इसकी खिदमत करूँ, इसको इंसान बनाऊँ, इसको इंसान अच्छा बना के बाहर मुआशरे में भेजूँ। ये जेल जो है ना तकलीफ़ के लिए नहीं भेजा गया, इसको अच्छा इंसान बना के लेने के लिए भेजा गया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक उसमें कामयाब किया हूँ। लेकिन लोग नाराज़ होते हैं कि हमारा जो मुलज़म अंदर जेल में है वो बड़ी अयाशी से
मैं बोला जेल की अयाशी नहीं होती है, जेल जो है ना वो कितनी भी यहाँ सहूलत हो फिर भी जेल एक तकलीफ़ वाली जगह होती है, जेल की अयाशी नहीं होती है। तो अब आप देखें खाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया है, ये सिंध हुकूमत को एक शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने इतना काम किया है। 2008 से पहले वाला खाना आप चेक करेंगे तो उनके मुख्तलिफ के दिन नाम लिखे थे कि ये डीज़ल है, ये पानी है, ये मतलब दाल है, तो उसके नाम रखे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो जेल का खाना है वो बाहर आम आदमी नहीं खा सकता, जो जेल में साफ़ सुथरा और वेल टेस्ट खाना इनको मिलता है, बाहर हमारे रिश्तेदार जो हैं वो तो नहीं खा सकते। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताएं अहसन साहब के यहाँ पे जो फांसी घाट है, वहाँ फांसी घाट का भी एक तरीक़ेकार होता है। आपके टेन्योर में कोई फांसी अब तक किसी कैदी को मिली है, और अगर नहीं मिली तो फांसी का थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या थोड़ा प्रोसीजर होता है अगर किसी को फांसी मिले। साथ साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि आपके टेन्योर में कोई ऐसा कैदी है जो अपना सज़ा मुकम्मल करके गया हो और वो बड़ा थैंकफुल हो कि जब वो आया था, जिस क्रिमिनल अपने केस के वजह से आया था, और यहाँ पे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जेल एक तरीके से एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपने बैरिक से निकलते हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं। आपने इस तरह से अभी चीज़ें डिफ़ाइन की, तो कोई मुझे ऐसा बताएं कि ये कैदी का भी बताएं और फांसी घाट का भी बताएं। दर्जनों कैदी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं, क्योंकि एक मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपको कहा कि हम तो 15 साल तो बच्चे होते हैं, बाकी 5 साल पढ़ने पढ़ाने में, 20 साल की उम्र के बाद ये नौकरी मिलती है, 40 साल तक मतलब 60 साल की एज तक तो हम इन्हीं के साथ होते हैं। तो इस हिसाब से हमारी ये जॉब भी जो है 24 आवर्स वाली होती है। 24 आवर्स हमारी जो मुलाकात होती है या कैदियों से या कैदियों की मुलाकातों से होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी जाएँ, दोबारा जाएँ जेल में, जाके मुलाकाती देखें, इनकी माएँ बहनें हमें दुआएँ कर रही होती हैं। जो माँ बहन जेल से अपने बेटे से 15,000 लेके जाएँ तो वो दुआई करेगी, वो भी इंसाफ करते हैं, वो नाइंसाफ़ी नहीं करते हमारे साथ, न कंजूसी करते हैं। यहाँ मेरे ऑफिस में आए दिन मुलाकाती औरतें आ जाती हैं, मर्द आ जाते हैं कि सर हम आपको दुआ करें, हमारा बेटा सुधर गया है, हमारा बेटा अच्छा काम कर रहा है। या रिलीज़ हुए हुए बंदे मेरे पास आ जाते हैं, कोई फ़ोन कर लेते हैं कि सर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल गई कि हम जेल में आए। तो बाकी फांसी घाट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, मैं तो एक वो अलग किस्म का बंदा हूँ कि मैं इसमें खुशी महसूस करता हूँ कि किसी को फांसी मेरे टेन्योर में नहीं आई है, कि मैं किसी इंसान को, चलो उसने क्राइम किया है, उसने कत्ल किया है, और वो मकतूल के लवाकिन भी वो एक बेचारे परेशान होते हैं और तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, वो एक अलग से है। लेकिन मेरे हाथ से किसी को फांसी नहीं आई, इस पर मुझे खुशी होती है कि मैंने दी नहीं दी। बाकी एक सिलसिला तो है कि जेल में ट्रायल होती है, डीजे उसको सज़ाए मौत देता है, हाई कोर्ट में अपील के लिए जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर वो एक रिव्यू अपील करता है, वो हो जाती है, फिर सदर के पास जाती है, प्रेसिडेंट साहब के पास, वहाँ से जब वो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ ये, वहाँ से भी अगर उसकी रिजेक्ट हो जाए तो उसके लिए फिर ट्रायल कोर्ट उसके 1 हफ़्ता पहले आर्डर निकाल दे कि फ़लाँ तारीख को उसको फांसी दी जाए। तो उस तारीख को उसको 1 हफ़्ता हम अलग कर लेते हैं, जेल में अलग सेल में रख लेते हैं, उसके मुलाकातियों की एक ज़्यादा मुलाकातें करवाते हैं, उस रात को भी मुलाकात उसके घर वालों की करवाते हैं, फिर उसकी विश वो लिखी जाती है, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसको फांसी देते हैं, यही करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा आपके इस सारी बातों से हटके जिस तरीके से आपका एक लंबा टेन्योर यहाँ पे गुजरा, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट भी हैं, और आपके अपने भाई भी जिस तरीके से उनका साथ सारा कुछ हुआ, फिर आपके ऊपर भी हमला हो चुका है, तो वो कैदी भी आपके पास, मेरे ख्याल में आपके भाई के जो क्रिमिनल थे वो भी आपके पास आए थे। बड़ा ही एक अजीब सी सिचुएशन होती है, सगे भाई के साथ एक इंसिडेंट और उसका ही क्रिमिनल आपके पास आया हो, तो वो क्या मूवमेंट था, उसको आपने कैसे डील किया, वो भी आपके पास था? साथ भाई हर बात के, हर चीज़ के 2 रुख होते हैं। एक रुख तो मैंने ये बताया कि हमने ऐसे ऐसे काम किए, दूसरा रुख ये है कि वो जब जेल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से ऐसे ही जेल पे भेजा गया कि जो जेल आउट ऑफ कंट्रोल हो। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब इलीगल फैसिलिटीज़ कुछ क्रिमिनल्स को ज़्यादा होती हैं, और उनसे फिर छीनना बड़ा मुश्किल होता है, छीन के फिर सबके बराबर करना, इसमें वो तंग तो होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, फिर वो हैं क्रिमिनल, आप और हम शरीफ आदमी तो
सोचू में भी किसको मार नहीं सकते, किसको नुकसान नहीं दे सकते, तो वो फिज़िकल वो तो कर लेते हैं और करने वाले लोग हैं, उसमें हमें तकलीफ़ आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि 2006 में मुझे वहाँ खैरपुर सेंट्रल जेल पे रखा गया, वहाँ पे जेल आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसमें जो सर्च ऑपरेशन हुआ पूरी डिपार्टमेंट के अफसरान वहाँ आए थे, मैं भी था उसमें, मैं भी सक्खर में था। उसी दिन मुझे रखा गया खैरपुर में कि उस ऑपरेशन में 50 कैदी जो हैं वो हमने ट्रांसफ़र किए थे मुख्तलिफ़ जेलों में, और उसके बाद जो हार्डकोर के उनकी तलाशी हुई सैकड़ों के तादाद में। उस टाइम में 2006 में मोबाइल फ़ोन इलीगल चीज़ें वो मिली, तो उनको सेपरेट करना पड़ा, पनिशमेंट वार्ड में रखना पड़ा। उसकी दुश्मनी में वहाँ पे मेरा गांव भी थोड़ा नज़दीक था, तो हालांकि उस टाइम के आईजी साहब को मैंने कहा था, सर जेल ख़राब है, एक अफसरान ने किया है, आप हमसे सही करवाते हो, वहाँ मेरा गाँव है, वहाँ दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि क्रिमिनल लोग में जिसको जानते हैं उसी को नुकसान देते हैं, जो उनके करीब रहने वाला हो, जो दूर वाला है वो तो आते करके निकल जाता है। तो वहाँ मुझे थ्रेट्स मिलते रहे, और फिर वो उन्होंने मुझे शायद वो नुकसान नहीं पहुँचा सके तो मेरे गांव चले गए, मेरे घर में उताक में मेहमान बन के गए। मेरे भाई ने उनकी खिदमत की, और फिर भाई को जो उन्होंने वो 2 दफ़ा थ्रेट दे के आए थे गाँव गोट के, पर वो वहाँ पड़ोस में रहने वाले थे, और तीसरी दफ़ा गए तो डायरेक्ट उसके फायर करके भाई मेरा 34 साल भाई था, उसको शहीद करके भागे। फिर वो गिरफ़्तार हो गए, 2 बंदे जेल में थे, और उसमें एक बंदा ये था कि खैरपुर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ कराची जेल में आया, तो उसको सारे कैदी जो है डरा रहे थे कि वो हम तो वैसे ही मार खाएंगे, जेल की जो मार मिलती है, लेकिन तुम्हारा तो वो दुश्मन कराची जेल में बैठा जिसके भाई को आपने शहीद किया है, तुम्हें तो मतलब एक्स्ट्रा एक टार्चर होगा तुम्हारे ऊपर। हाँ, सगे भाई को शहीद किया। और वो मैं पूरी सर्विस जो है एक्टिव रहा हूँ जेल में, एडमिनिस्ट्रेशन में मैं ही संभालता हूँ जिस भी जेल की, मैं जिस भी पोस्ट पे था। तो वो अच्छा मज़े की बात है, जैसे वैन का दरवाज़ा खुला तो उस कैदी के सामने मैं ही खड़ा था, उसकी तो हवा निकल गई, बड़ा अजीब सा मोमेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी ज़िंदा है, उसके घर वाले भी ज़िंदा हैं, वो भी गवाही देगा। तो अगर किसी को पनिशमेंट उन गाड़ी में नहीं मिली तो उस मेरे भाई के कातिल को नहीं मिली। उसका मैंने हाथ पकड़ के साइड पे बिठा दिया, मैंने कहा देखो तुझे अभी थप्पड़ भी लगेगी ना, तू इसमें कोट करेगा कि यार मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और मतलब कत्ल का बदला थप्पड़ में नहीं होता, या छितर में नहीं होता, कि डंडे में नहीं होता। सही बात। और ये नाइंसाफ़ी होगी कि मैं तेरे साथ ज़्यादती करूँ। हम मुसलमान हैं, हम हज़रत अली को फॉलो करते हैं कि उसने कहा मेरा जो मुझसे करोगे वो सज़ा नहीं मिलेगी, जो अल्लाह का कसूर करोगे, जो इस्लाम का कसूर करोगे उसमें सज़ा मिलेगी। अली का के साथ बदतमीज़ी की, जो बेअदबी की, तो हज़रत अली ने उसको माफ़ कर दिया। तो हम भी उसके फॉलोअर हैं, तो मैंने कहा नहीं तुझे सज़ा नहीं मिलेगी, दूसरों को मिलेगी। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने हंगामा किया, और उसको मैंने हाथ से पकड़ के साइड में बिठा दिया कि उसने कहा बड़ी मेहरबानी आपको। वो अभी भी जेलों में बैठा है, अभी भी। मेरा मानना भी यह है कि आप केस करो, आप उसको जेल भेजो, बस जेल ही काफ़ी है आम आदमी के लिए। 18-20 साल अगर सज़ा उसको दिलवाते हैं, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलवाते हैं, आप उसको सज़ाए मौत दिलवाते हैं, तो उसकी सारी फैमिली मर जाती है। लेकिन कहीं थोड़ा सा ज़मीन ने आपको ललकारा नहीं कि यार इसने सगे भाई को शहीद किया है, कुछ तो थोड़ा बहुत मैं इसको दिखाऊं कि मैं कौन हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, या क्या वो डिजर्व करता है, कत्ल किया ना उसने। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बताइएगा, कोई आपके ज़मीन में ऐसी चीज़ आई? साद भाई आप परेशान हो जाएंगे मेरी बात से कि मैंने क्या सोचा। आप तो ये सवाल करें, लेकिन मैंने उस टाइम क्या सोचा। मैंने सोचा कि एक तो मैं अगर जाहिल होता तो मैं गांव में उनसे वो कर लेता, बदला ले लेता। मैं जाहिल होता तो इसको ये कोर्ट जा रहा था, मैं उधर। मैं तो जाहिल हूँ नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मेरी जो एनर्जी थी वेस्ट मैंने की केस करने पे और उसको सज़ा दिलवाने पे। अभी जब वो मेरे जेल में है, मुझे तनख्वाह जो मिलती है कि उसको सेफ सिक्योर रखने के लिए, उसका ख्याल करने के लिए भी मुझे तनख्वाह मिलती है, जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ, ठीक है ना। और मैं 1 घंटे के बाद जेल सुपरिटेंडेंट के पास गया कि इसकी ट्रांसफ़र करो जेल से, कि मेरे भाई का कातिल है। कि मुझे सिर्फ 2 खौफ थे। एक खौफ ये था कि जेल में भी कोई हमारे जो मुलाजमान भाई होते हैं वो भी मेरे कोई दुश्मन हो, उसको कहीं न कहीं से जाके कोई जहर दे दें, मार दें, वो मेरे खाते आ जाए। और उससे ज़्यादा जो मुझे खौफ था, सच्ची बात बताऊं, कि ये मेरे जेल में रह रहा है, कहीं से कुरान पाक लेके मैं मुझसे माफ़ी मांगे और कुरान पाक मेरे पास लेके और इसको मैं माफ़ ना कर बैठूं,
इस खौफ से मैं इसको ट्रांसफ़र करवा दिया दूसरे जेल पे कि ये मेरे सामने न रहे। इसलिए नहीं करवाया कि मुझे गुस्सा आएगा, मैं इसको मार दूंगा या मैं इससे कोई बदला ले लूँ, मेरी ये कहीं भी सोच नहीं थी। अच्छा सेठू साहब, ये भी बताइएगा कि एक 7 साल 6-8 साल मेरे ख्याल में हो गए 2016 से, तो आप पहले सुपरिटेंडेंट जेल भी थे और अब माशाल्लाह DIG सेंट्रल जेल कराची हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक टेन्योर गुजारा है, तो अभी उस टाइम से लेके अब तक लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, चीज़ें करते हैं, ना सिर्फ आपके जो अंडर ऑफिसर्स हैं, मुलाजिम हैं, उसके साथ साथ जो कैदी हैं वो भी, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ पहले भी ले चुका हूँ, तो ये बताएं कैसा महसूस होता है जब वो आपको इस तरह का फीडबैक मिल रहा होता है? भाई साद भाई, ये कैदी जो है ना, ये नाइंसाफ़ी नहीं करते, कंजूस भी नहीं है कि हम इनके साथ अच्छा भी करें और ये हमारी तारीफ़ न करें या हम थैंक्स न करें या हमारे लिए दुआ न करें। अच्छा, बड़ी मज़े की बात, इस सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ। मैं अपने मातहत को कहता हूँ, जो मातहत हैं मेरे, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैं, उनको मैं कहता हूँ कि ये जो कैदी हैं हमारे पास, और मैं मुआशरे को भी बता रहा हूँ कि हम क्या सोचते हैं और मेरा मानना क्या है कि ये कैदी सर्टिफाइड क्रिमिनल हो, कातिल हो, जालिम हो। अभी भी आपके टीवी पे मैं देख रहा था कि डेड बॉडी के साथ जिना की थी किसी ने, और कोई ना कोई आता रहता है ऐसा कि इससे ज़्यादा क्या एक वो बंदा होगा कि ये सर्टिफाइड, ये सारे क्राइम इसने किए हों लोग। हम बोले अभी हम जेल अफसरान ना, हम 24 घंटे हम इनके साथ होते हैं। जज साहब जिसने रिमांड कर दिया, जिसने सज़ा दे दी, वो 24 घंटे इनके साथ नहीं होता। पुलिस अफसर जिसने पकड़ा, रिमांड किया, चालान करवा दिया, वो साथ में, हम साथ होते हैं ना, तो हम ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे ऊपर या हम उनके ऊपर। तो वो सर्टिफाइड क्रिमिनल हो, हम बोले इसकी क्या दुआ लगनी है, इसकी क्या बद्दुआ लगनी है, ये तो है ही खुद क्रिमिनल आदमी, इसके साथ हम जुल्म ज़्यादती भी हम करेंगे तो इसकी क्या बद्दुआ लगी, ये तो खुद जालिम। नहीं, सर्टिफाइड मैं कहता हूँ इसकी बद्दुआ भी हमें लगती है और हमें दुआ भी लगती है। मैंने तो इनसे दुआएं ली हैं और दुआएं हमें लगती हैं। जो हमारे किसी सिपाही ने, हवलदार ने कोई इनके साथ ज़्यादती भी की है तो उनको बद्दुआएं भी लगती हैं, और जिस सिपाही हवलदार हमारे ने इनके साथ अच्छा ही किए, आप देखें वो जब वो आजकल तो लगा पड़ा है हाफ फ्राई फुल फ्राई। फुल फ्राई तो डायरेक्ट अल्लाह के पास जाता है, हाफ फ्राई हमारे पास आता है। उसका सबसे ज़्यादा बीमार का हॉस्पिटल में चाहिए अटेंडेंट चाहिए। वो यहाँ तो अलाउ नहीं होता कि घर वाला कोई अटेंडेंट हो, उनके अटेंडेंट हम होते हैं। वो इंसान हैं और वो अल्लाह के इतने ही प्यारे हैं जितने हम हैं। या जिसका वो कत्ल करके हैं वो भी अल्लाह का प्यारा है, तो ये भी अल्लाह का। अल्लाह ने उसको आउट तो नहीं कर दिया गया, तुम्हारे ऊपर अभी मेरी रहमत नहीं होगी या तुम मेरे बंदे नहीं हो, तुमने कत्ल किया। तो हम उस ज़ख्मी की जब खिदमत करते हैं, ज़ख्मी को हम एक साफ़ सुफा माहौल देते हैं, तो वो दुआ कैसे नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूँ दुआ या बद्दुआ करने से या देने से नहीं लगती, खुद ब खुद अल्लाह मियाँ वो दे देता है उसका सवाल पूरा। अच्छा सिद्धू साहब, ये भी बताइएगा, जब हम सेंट्रल जेल से अंदर एंटर होते हैं तो दीवार पे एक पेंटिंग बनी है, अक्सर जो है उस पेंटिंग के हवाले से आप कुछ हमें बता रहे होते हैं, थोड़ा सा बताइएगा उस पेंटिंग में ऐसी क्या चीज़ है और उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा बताएं। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो जो भी पेंटर हैं वो अपने दिल से पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन ये पेंटिंग मेरी फरमाइश पे बनाई है कि उसमें आपने देखा कि शेर है, एक पुलिस वाला है, 2 शेर उसके साथ बैठे हैं, उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है, एक दूर से उसको दाड़ रहा है। तो शेर जो है वो जानवर है और खूनखार जानवर है, डेंजरस जानवर है। बाकी आप गाय बकरी वो भी जानवर हैं, लेकिन शेर ज़रा, तो ये भी तो आप देखें, जब कोई हार्डकोर क्रिमिनल होता है वो शेर की तरह होता है। ये जब अच्छा वो जो शेर बैठे आराम से सुकून से, वो भी तो शेर हैं, लेकिन वो पुराने हो चुके हैं। उन्होंने हमारी मेहरबानियाँ देखी हैं कि हम उनका ख्याल करते हैं। वो जो नया आया है वो हमें दाड़ रहा है। तो शेर का जब पंजा लगता है, आपको पता है कि इंसान को तकलीफ़ ही देता है। आप जेल से बाहर निकल के इस दीवार पे जो तस्वीर हमारे शोधा की लगी हुई है वो उनके पंजे की वजह से लगी, उनका पंजा हमें लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद वजूद भी हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। हमारा अपने बंदे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमने इनका ख्याल करना है। इन्होंने नुकसान भी दे दिया हमें, तो हमने कोई इनको कत्ल तो नहीं करना, हमने इनको फिर भी अच्छा शहरी बनाना है। एक केस आपने पूछना, आपसे आप भूल गए, वो भाई का तो आपने पूछा। एक यहाँ पे केस हुआ था कराची सेंट्रल जेल पे। वो इस गेट से बाहर 4-5 घंटे वो मेरे इंतज़ार में बैठे कि मुझे कत्ल करना है। उन्होंने एक और अफसर को कत्ल कर दिया, वो जो मेरा बेहतरीन दोस्त था, भाई था,
उसको कत्ल कर दिया। और वो 1 महीने बाद वो पकड़े भी गए। वो जब जेल में आए तो हमने उनसे पूछा कि उसका क्या कसूर था। बोला नहीं सर, हमने तो आपको कत्ल करना था, लेकिन वो मुगालते में हमने उसको शहीद कर दिया। और आप बताएंगे क्या इसके साथ हम क्या करें? जो मुझे कत्ल करने के लिए खड़ा था और वो मेरे ही जेल में है, मैं आपके जेल वो में मेरे ही जेल में है। बाई गार्ड वो अभी भी कराची में ज़िंदा हैं, आज़ाद हो गए हैं। अभी जाकर उनसे गवाही ले लोगे। एक थप्पड़ भी हराम है कि हमने उसको मारा। और वो भी बंदा वो 15-20 हज़ार जेल में कमाता था, मोती का काम करता था। उससे जो मेरा बुक्स था उस बंदे से, मैं वो भी आपको बता दूं, नाज़रीन को भी बता दूं हाँ बताएं कि मैं जब बैरक में जाता हूँ, जब क्लास में जाता हूँ, तो सब कैदियों से पूछता हूँ बेटे क्या हाल है, बेटे क्या हाल है, बेटे क्या हाल है। उससे मेरा इतना बुक्स था कि उसको मैं बेटे नहीं कहता। फिर उसको मैं कहता था क्या हाल है, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं। और वो मुझे देख के, जैसे मैं अंदर जाता था क्लास में भले आप उसकी एड्रेस लेके उसके घर से जाके इंटरव्यू करें, अभी तो वो आज़ाद है, तो वो मुझे देख के नीचे गर्दन करता था। मैं 2 दफ़ा उससे नहीं पूछता था, तीसरे राउंड में उसे भी मैं पूछता था। वो मुझे अंदर से होता था यार इसकी भी तनख्वाह मुझे मिलती है, इसको सेफ कस्टडी रखने की मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, तो इससे भी मैं पूछूँ। मैं उससे पूछता था हाँ क्या हाल है, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं? बोला नहीं सर। वो नज़र ही नहीं मिलता था। कहता सर नहीं कोई परेशानी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी एक अपनी नौकरी के साथ इंसाफ किया है कि ये कैदी हमारे भाई हैं, हमारे सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम इनको अच्छा शहरी और खूनखार बना के जेल में ना बाहर ना भेजें। डेली आपको पता है आप लोग के पास कैदी आ रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो कैपेसिटी ऑफ क्रिमिनल्स आपके पास, जाहिर सी बात है, ये मुझे थोड़ा बताएं, मलीर जेल में और यहाँ कराची सेंट्रल जेल में कितनी नंबर ऑफ कैपेसिटी की आपके पास जगह है? फिर प्लस डेली ऐड ऑन हो रहे होते हैं आपके पास क्रिमिनल्स, डेली क्रिमिनल्स आ रहे होते हैं, तो ये इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। एक तो मलीर जेल में और यहाँ सेंट्रल जेल में कितनी क्वांटिटी ऑफ क्रिमिनल्स राइट नाउ है, और जो डेली आ रहे होते हैं तो उनको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं? ये आप कराची सेंट्रल जेल में 2500 की कैपेसिटी है और 7350 कैदी, और मलीर जेल में 1800 की कैपेसिटी है। वहाँ पे 5400 एंड समथिंग आज की डेट में जो है ना वो कैदी हैं। तो आप बताएं इसमें क्या? अब यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, मेरा बड़ा ऑफिस है तो 8-10 बंदे आ सकते हैं, इसमें जो 50 आ जाएँ तो कहाँ बैठेंगे? तो मैंने पहले ही कहा कि जो मुद्दइयों को तकलीफ़ होती है कि जेल में खुश बैठा, खुश नहीं होते। इतनी ओवर क्राउडिंग की वजह से तकलीफ़ है कि जिनको जो हम दूर तो जल्दी में कर नहीं सकते, हमारे हाथ में तो है नहीं कि जल्दी में 2 जेल बना दें। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब होगा तो ये परेशानी ख़त्म होगी। एट प्रेजेंट ये परेशानी बहुत ज़्यादा है कि जिस बैरिक में इंटरनेशनली स्टैंडर्ड 25 कैदी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पे, यहाँ जेल के हिसाब से भी हम उसको 80-85 जगह पे सुला सकते हैं कैदियों को एक बैरिक में, और वहाँ पे 190 कैदी होते हैं, 180 कैदी होते हैं वहाँ। आप होते हैं, उनकी कितनी बुरी हालत होगी। ये भी एक अच्छा काम आया 2008 के बाद कि वाशरूम की तादाद बढ़ गई है कि एक बैरिक में 10-10, 12-12 वाशरूम। इससे पहले 2008 से पहले 180 के लिए एक वाशरूम होता था। तो आप बताएं कितनी परेशानी थी। अभी भी परेशानी है, 180 बंदों के लिए 8-10 वाशरूम। आप क्या समझते हैं इस चीज़ के मसले के लिए? से आपने बताया गवर्नमेंट के साथ आप ऑन बोर्ड भी हैं, तो क्या समझते हैं आप एक और मजीद कराची के लिए एक और जेल बननी चाहिए, या क्या कहेंगे, क्या सजेशन देंगे? नहीं, प्रेजेंट डिपार्टमेंट और सिंध हुकूमत काम कर रही है। अभी भी 500 एकड़ हमें मिल रहे हैं जो कराची से बाहर है, उस पर 5-7 जेल हम बनाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का जेल होगा तो ओवर क्राउडिंग से हम बच जाएंगे। और उससे पहले ये 2 जेल कंप्लीट हो जाएंगे, मलीर के एक्सटेंशन और ठट्टा, तो इंशाल्लाह ये थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी जो 500 एकड़ हमें मिल रही है, हम भी विज़िट करके आए हैं, अभी IG साहब भी विज़िट करके आए इंशाल्लाह। सर ये कब तक ये ऑफिशियली कब तक होना है 500 एकड़ वाला जो आपने बताया? 500 एकड़ का अभी इंशाल्लाह वो एक करस्पॉन्डेंस तो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, विज़िट भी करके आए हैं। गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट ही हमें देगी, तो उसको हमारे प्रेजेंट डिपार्टमेंट से पैसे जाएंगे तो वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल ये होगा, जब आप जिस तरह आपने बताया कि गवर्नमेंट की वहाँ सारी लोकेशन है, तो उसके बाद ये सेंट्रल जेल यहाँ से मूव होगा या ये यहीं पे कांस्टेंट रहेगा? इसके हवाले से क्या प्लानिंग है कि शहर से बाहर? क्योंकि यूजुअली एक सवाल है, हम मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में देखते हैं सेंट्रल जेल या इस तरह की जो आपकी जेल्स होती हैं वो इनसाइड द सिटी नहीं होती। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है मेरा। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाली जो हमारी मेन सेंट्रल जेल है ये भी शिफ्ट हो जाएगी वहाँ पे, या ये यहीं पे रहेगी? ये तो यहीं पे रहेगी, इतना बड़ा जेल है। और हम अच्छा किसी भी कंट्री के जेल में जाएंगे तो जेल जो होते हैं वो कन्वर्ट्स कैदियों के लिए होते हैं।
यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में अंडर ट्रायल कैदी भी पता चले कि साल के बाद वो बेगुनाह था और रिलीज़ हो गया, जेल की सारी वो जो है वो तकलीफ़ें वो बेचारा बर्दाश्त करके बाहर जाता है। तो कम से कम ये होगा कि यहाँ पे हार्डकोर क्रिमिनल इसी जेल में हो या सज़ा याफ्ता बड़ी बड़ी सज़ाएँ 25 साल 50 साल 100 साल वाले इधर हो, वहाँ पे जो छोटी छोटी जेलें बनाएँ 5-7 उसमें अंडर ट्रायल हों तो वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ ओवर क्राउडिंग से एक नुकसान ये है कि एक कैदी जो है वो 2 लाख के चेक बाउंस में है, वो उसी बैरिक में है, एक बंदा जो 10 मर्डर करके आया वो उसी बैरिक में है, तो उसका असर उस पर बहुत बुरा पड़ता है। बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब, आपने काफ़ी अच्छे से हमें सेंट्रल जेल के बारे में बताया। और जिस तरीके से सिद्धू साहब हमें बता रहे थे कि कराची सेंट्रल जेल क्रिमिनल्स के लिए वैसे तो एक कैद है, लेकिन इस कैद में जो है उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको एक अच्छा इंसान भी बनाती हैं। और जिस तरीके से आपने पूरा इंटरव्यू सुना, तो बाहर के लोगों का परसेप्शन होता है कि जो जेल होती है वो एक कैद होती है, वहाँ जाने के बाद क्रिमिनल जो है बस बैरिक के अंदर रहता है। लेकिन कराची सेंट्रल जेल में ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि सर्टिफिकेशंस, लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन बाहर से आने वाले क्रिमिनल्स को एक अच्छा इंसान बनाती हैं। हमारे माशरे में लोग जुर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसका आखिर क्या है। उस जुर्म के बाद उनके घर वाले, उनके दोस्त अहबाब, उनकी अपनी ज़िंदगी कहाँ तक चली जाएगी। हमारे माशरे में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जुल्म भी करते हैं, जुर्म भी करते हैं, और उसका आखिर जो होता है वो ऐसा होता है कि उनकी दुनिया से जाने के बाद या उनको सज़ा होने के बाद उनके घर वाले जिस चीज़ का शिकार होते हैं वो बड़ी तकलीफ़देह होती है। बहरहाल हमने आपको जालिम और मुजरिम की दास्ता का आखिर तो दिखाया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे और जाल प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।